जरा सोचिए, अगर आसमान से एक इतना बड़ा पत्थर धरती की तरफ बढ़ रहा हो कि पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, और ऐसे वक्त में आपको एक मुश्किल चुनाव करना पड़े, या तो प्यार को चुनिए या अपनी फैमिली को। यही है कहानी डीप इम्पैक्ट की, जब इंसानियत की असली परीक्षा शुरू होती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं वर्जीनिया शहर के एक स्कूल में रात के समय एस्ट्रोनॉमी क्लब, जिसे तारों और अंतरिक्ष की जानकारी लेने वाले क्लब भी कहते हैं। ये बच्चे दूरबीन से तारे देख रहे थे, तभी एक लड़का लियो बाइडरमैन आसमान में कुछ अजीब सा देखता है जो उसे समझ में नहीं आता। उसकी टीचर उससे कहती है कि उसका फोटो लेकर किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर को भेजो। ये तस्वीर एरिजोना शहर के एक ऑब्जर्वेटरी, जिसे स्पेस और बाहरी इलाकों की जानकारी लेने वाली जगह को कहते हैं, वहां वो तस्वीर पहुंचती है जहां डॉक्टर वुल्फ अपनी विशाल दूरबीन से उस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देख रहा था। देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा एक बहुत बड़ा पत्थर, जिसे कॉमेट कहते हैं, सीधे पृथ्वी से टकराने वाला था। डॉक्टर वुल्फ ईमेल भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईमेल चल नहीं रहा था। मजबूरी में वो सारी जानकारी एक डिस्क में सेव करता है और उस बड़े पत्थर का नाम रखता है वुल्फ बेरमैन। फिर वो तुरंत कार लेकर पहाड़ से नीचे निकलते हुए अपने मोबाइल से सीनियर ऑफिसर को कॉल कर रहा था, लेकिन उनका कॉल नहीं लगा। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा था, जिसका ड्राइवर सिगरेट गिरने के कारण ध्यान नहीं दे पाता और दोनों गाड़ियों में आपस में टकराते हुए गिर जाती है, जहां डॉक्टर वुल्फ की कार पहाड़ से नीचे गिरकर जल जाती है। एक साल बाद वॉशिंगटन डीसी शहर में जेनी नाम की एक न्यूज रिपोर्टर अपने बॉस से एंकर बनने की गुजारिश करती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और इसके बजाय उसे टास्क मिलता है कि वो सेक्रेटरी के अचानक इस्तीफे की वजह का पता करे। जेनी की मुलाकात सेक्रेटरी के असिस्टेंट से होती है और कहती है कि सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट से किसी एली नाम की औरत के बारे में बात करने के बाद इस्तीफा दे दिया था, ऐसा असिस्टेंट को लग रहा था। जेनी सेक्रेटरी को ढूंढती है और देखती है कि वो अपने परिवार के साथ सामान से भरी बोट में कहीं जा रहा है। जैसे ही जेनी एली का नाम लेती है, सेक्रेटरी डर जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि ये खबर बाहर ना निकाले, और कहता है कि उसने इस्तीफा सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए दिया था। जब जेनी वापस लौट रही थी, उसकी कार को ब्लैक सर्विस की गाड़ियां घेर लेती है और उसे एक रेस्टोरेंट ले जाया जाता है, जहां खुद प्रेसिडेंट बेक उसका इंतजार कर रहा होता है। बातचीत के दौरान जेनी को एहसास होता है कि एली कोई लड़की नहीं बल्कि एक शॉर्ट फॉर्म है, ELE, यानी एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट, मतलब एक ऐसा खतरा जो पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। प्रेसिडेंट जेनी से कहता है कि 2 दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वादा करता है कि पहला सवाल पूछने का मौका उसे ही मिलेगा, बस तब तक वो चुप रहे। रात में जेनी अपने पिता और उनके नई पत्नी से मिलती है। वे उससे शादी में न आने का अफसोस जताते हैं, लेकिन जेनी के दिमाग में अब सिर्फ एक बात घूम रही थी, आने वाला प्रलय। बहुत शराब पीने के बाद जेनी अपने पापा से कहती है कि उन्हें अपनी पहली पत्नी रॉबिन के पास लौट जाना चाहिए। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जेनी का बॉस सबसे पीछे बैठा होता है, लेकिन खुद जेनी को प्रेसिडेंट के ठीक सामने दूसरी रोमेट सीट मिलती है। प्रेसिडेंट बेक सबके सामने एक चौंकाने वाला सच बताते हैं। वुल्फ बेरमैन नाम का एक कॉमेट पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है और ठीक 1 साल में धरती से टकराएगा। इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका और रशिया ने मिलकर एक स्पेसशिप बनाई है, जिसका नाम है मसिया। इसका काम होगा उस कॉमेट को रास्ते में ही उड़ाना। बैक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मसिया के क्रू को सबके सामने दिखाता है। वो समझाता है कि वे एक ऐसे स्पेसशिप को कॉमेट पर लैंड करेंगे और उस पर परमाणु बॉम्ब लगाएंगे ताकि उसे उड़ाया जा सके। प्रेसिडेंट जनता से निवेदन करता है कि डरे नहीं, जिंदगी पहले की तरह चलती रहे और जरूरत से ज्यादा सामान जमा ना करे। इसके लिए वो हर चीजों का दाम फ्रीज करने का ऐलान करता है। बैक सबसे पहले सवाल जेनी को पूछने देता है। जेनी मौके का फायदा उठाकर एक नहीं 3 सवाल पूछती है, जिनमें एक सेक्रेटरी के इस्तीफे से जुड़ा होता है। बैक मानता है कि यह मिशन मानवता के अस्तित्व के लिए है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि इंसान जीतेंगे। एक और रिपोर्टर पूछती है कि इस कॉमेट को किसने खोजा था। बैक बताता है कि जिस वैज्ञानिक ने इसे देखा था वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और उन्हें लियो के बारे में बताता है।
इस खुलासे के बाद लियो के परिवार को शक होता है कि ये उन्हीं के बेटे के बारे में बोल रहे हैं और सभी पड़ोसी उनके घर आकर उनसे सवाल करने लगते हैं। कुछ दिनों में लियो हर अखबार और मैगजीन में छा जाता है। स्कूल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सब बच्चे उसे हीरो मानने लगते हैं। उधर मसीहा की टीम अपने परिवार के साथ एक आखिरी पार्टी करती है क्योंकि अब उन्हें दिन रात की ट्रेनिंग शुरू करनी है। बार में बैठकर वो मिशन की मुश्किलों पर चर्चा करते हैं, जैसे कॉमेट पर उतरने के लिए उनके पास सिर्फ 7 घंटे का समय होगा, वरना सूरज की रोशनी गैस विस्फोट करवा सकती है। 2 महीने बाद मसीहा टीम धरती से रवाना होती है। पूरी दुनिया की मीडिया इस लॉन्च को दिखाती है। मसीहा दरअसल रशिया का पुराना प्रोजेक्ट था जो न्यूक्लियर वॉर के लिए बनाया गया था। इसकी स्पेशल ताकतवर मोटर की मदद से टीम समय से पहले कॉमेट तक पहुंचेगी। 5 महीने बाद मसीहा टीम आखिरकार उस कॉमेट तक पहुंचती है। कॉमेट को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो बहुत ही बड़ा पत्थर था। टीम सावधानी से बॉम्ब सेट करने लगती है। धरती पर जेनी अब एंकर बन चुकी थी क्योंकि उसने ये कहानी सबसे पहले सामने लाई थी। टीवी पर वो सबको बोलती है कि मसीहा को अब उस कॉमेट की पूंछ से होकर निकलना होगा जो पत्थरों और धूल से भरी हुई है। मसीहा अब कॉमेट की पूंछ से होकर उड़ान भर रहा था। पायलट्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी टकराव से बचा जा सके, लेकिन उस जगह इतने सारे बड़े बड़े पत्थर थे कि 2-3 बार जहाज टकरा ही गया। शुक्र था कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ और मसीहा सही सलामत कॉमेट पर उतर गया। अब उनके पास सिर्फ 6 घंटे 18 मिनट थे सूरज उगने से पहले मिशन पूरा करने के लिए। टीम एक खास मशीन लेकर बाहर निकली जो तुरंत खुदाई शुरू कर देती है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ देर बाद ड्रिल फंस जाती है। अब जो गड्ढा बना है वो बॉम्ब लगाने के लिए काफी गहरा नहीं है। कोई ना कोई अंदर जाकर ड्रिल को निकालना होगा। जब सिर्फ 20 मिनट बचे होते हैं, मसीहा के पायलट समझ जाते हैं कि क्रू को वापस जाने के लिए वक्त कम है। वे रिस्क लेते हुए जहाज को थोड़ा और पास ले जाते हैं। हालांकि इसका मतलब है कि उनके पास पेट्रोल कम बचेगा धरती लौटने के लिए। कमांडर मोनेश खुद नीचे गड्ढे में उतरता है। बहुत मशक्कत के बाद, कूदने और जोर लगाने के बाद वो ड्रिल को निकालने में सफल होते हैं और ऊपर चढ़ने लगता है। उधर जहाज पास आ चुका था, लेकिन पेट्रोल बचाने के लिए उसे थोड़ा दूर लैंड करना पड़ता है। सूरज की किरणें अब कॉमेट तक पहुंच रही थी। जैसे ही रोशनी पहुंचती है, जमीन से गैस फूटने लगती है। एक विस्फोट मोनेश को गड्ढे से बाहर फेंक देता है। वो अपनी आंखों को ढक नहीं पाते और उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है। टीम उसे पकड़कर खींच लेती है, लेकिन गैस फिर से फूटती है और मेडिकल ऑफिसर को सीधा अंतरिक्ष में उड़ा देती है। टीम कुछ नहीं कर पाती और बाकी सभी किसी तरह मसीहा में चढ़ जाते हैं। मोनेश अब कुछ नहीं देख सकता, इसलिए कैप्टन टेनर कमांड संभालते हैं। वो धरती पर खबर देता है मिशन सफल रहा, बॉम्ब लगाए जा चुके हैं, लेकिन एक हीरो को खोना पड़ा। जैसे ही मसीहा सुरक्षित दूरी पर पहुंचता है, वे बॉम्ब को विस्फोट करते हैं। तेज झटके से मसीहा को हिला देता है और धरती से उसका संपर्क टूट जाता है, लेकिन टीम हालात को संभालते हुए स्पेसशिप को कंट्रोल में लाते हैं। कुछ ही देर बाद प्रेसिडेंट बेक को एक बुरी खबर मिलती है, जिससे उन्हें देश के सामने बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है। पता चलता है कि धमाके से कॉमेट सिर्फ 2 टुकड़ों में टूटा है और दोनों टुकड़े अब भी इतने बड़े हैं कि धरती को तबाह कर सकते हैं। दोनों हिस्से अब भी धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। वही नासा का मसीहा से संपर्क टूट चुका है, इसलिए किसी को नहीं पता कि टीम जिंदा है या नहीं। प्रेसिडेंट बताता है कि सरकार ने मिजोरी की चट्टानों में एक बहुत बड़ा सेफ हाउस बनाना शुरू कर दिया है, जो 10 लाख लोगों को सुरक्षित रख सकता है। इसमें कुछ जानवर और पौधे भी रखे जाएंगे कि बाद में पृथ्वी को फिर से बसाया जा सके। 2 लाख लोग पहले ही चुने जा चुके हैं, जिनमें डॉक्टर, वैज्ञानिक, ऑफिसर्स और कुछ कलाकार शामिल है। बाकी 8 लाख लोगों को एक नेशनल लॉटरी के जरिए चुना जाएगा, जिसे वो अपने शो में बताती है। इस लॉटरी में 50 साल से ऊपर के लोग हिस्सा नहीं ले सकते, जब तक कि वो जरूरी प्रोफेशन से ना हो। उधर लियो के परिवार को कॉल आता है, उन्हें पहले ही चुन लिया गया है। अब सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं कॉमेट के टकराने में। जेनी अपनी माँ रॉबिन से मिलने जाती है, जो लॉटरी में शामिल नहीं होंगी। जेनी कहती है कि उसे ये लॉटरी सिस्टम ठीक नहीं लगा। इसी बीच लियो अपनी गर्लफ्रेंड सारा को प्रपोज करता है ताकि वो भी उसके परिवार में शामिल होकर सेफ हाउस जा सके, लेकिन सारा अपने मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती।
तो लियो वादा करता है कि अपने फेम का इस्तेमाल करके उन्हें भी अंदर सेफ हाउस में लेके जाएगा। देश भर में अब अफरा तफरी मचने लगी है। जब सेफ हाउस जाने का वक्त आता है, नेशनल गार्ड लियो और उसके परिवार को अंदर ले जाती है, लेकिन सारा के परिवार को मना कर देते हैं। सारा लियो के साथ नहीं जाती और बस जाते हुए देखती रह जाती है। इसी बीच जेनी को पता चलता है कि रॉबिन ने आत्महत्या कर ली। वो बारिश में बैठकर रोती है। उसके पिता जेसन उसे लेने आते हैं और बताता है कि उसकी नई पत्नी भी उसे छोड़ गई। जेनी कहती है अब वो खुद को अनाथ महसूस करती है। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं और चुने गए लोग और जानवर मिजोरी के सेफ हाउस में पहुंचने लगे हैं। सेफ हाउस के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। सब लोग बचाए जाने की गुहार लगा रहे थे। लियो लोगों को देखकर दुखी हो जाता है। तभी एक सैनिक कहता है कि सेफ हाउस में सबको 2 साल तक रखना होगा। लियो का दिल सारा के बिना नहीं लगता और वो फैसला करता है कि वो अपनी सारा को ढूंढ कर ही रहेगा। वो अपने परिवार को अलविदा कहता है और सेफ हाउस छोड़कर भाग जाता है। दूसरी ओर जेसन जेनी को उसके बचपन की तस्वीरें देता है और भावुक होकर आखिरी बार अलविदा कहता है। जेनी की आंखों से आंसू रुक नहीं पाते। उसी रात नासा अपनी टाइटन मिसाइलें लॉन्च करता है, जो कॉमेट को तबाह करने की आखिरी कोशिश है, लेकिन वो भी असफल रहा। 14 घंटे बाद प्रेसिडेंट बैक जनता को बताता है कि मिशन फेल हो गया है। 10 घंटे बाद कैप्टन टैनर एक योजना लेकर आता है। वो कहता है कि कॉमेट को रोकना संभव नहीं, लेकिन अगर वो कॉमेट के गहरे हिस्से में बचे हुए बॉम्ब डाल दिए जाए तो उसे टुकड़ों में उड़ाया जा सकता है। लेकिन ये एक सुसाइड मिशन होगा, क्योंकि मसीहा के पास न वापसी न लैंडिंग के लिए पेट्रोल है। टीम ये सुनकर भावुक हो जाती है, पर सब एकजुट होकर मानवता को बचाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो किसी तरह संपर्क करके ये योजना दुनिया को बताते हैं। उधर लियो बाइक चुराकर सारा को ढूंढने निकलता है। ट्रैफिक में फंसे शहर में वो तेजी से आगे बढ़ता है और सारा को ढूंढ निकालता है। फिर वो सारा और उसके भाई को लेकर वहां से निकल जाता है। तीनों बाइक पर सवार होकर शहर छोड़ते हैं। रिपोर्टिंग स्टेशन पर जेनी अपनी जगह उसकी बॉस और उसकी बच्ची को भेज देती है और खुद पीछे रह जाती है। इसके बाद जेनी समुद्र किनारे पहुंचती है, जहां जेसन पहले से मौजूद होता है। दोनों अपने गीले शिकवे भुलाकर गले लगाते हुए तय करते हैं कि अब वो अंत का सामना साथ में करेंगे। उसी समय दुनिया भर के लोग आसमान से गिरते कॉमेट को देख रहे होते हैं। कुछ ही पलों में कॉमेट अटलांटिक महासागर से टकरा जाता है और समुद्र में एक विशाल सुनामी उठती है। जल्द ही ये सुनामी न्यूयॉर्क जैसे शहर को निगल जाती है। हजारों इमारतें गिर जाती है और जो लोग भाग नहीं पाए उनकी जान चली जाती है। जेनी और जेसन समुद्र किनारे एक दूसरे को गले लगाते हैं और सुनामी में बह जाते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी टूट जाती है। समुद्र का पानी सड़कों तक पहुंच जाता है। लोग अपनी कार छोड़कर पहाड़ी इलाकों की ओर दौड़ने लगते हैं। लियो, सारा और बच्चा अब भी ऊंचाई की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन रास्ता कठिन होने के कारण उन्हें बाइक छोड़कर पैदल दौड़ना पड़ता है। दूसरे टकराव से ठीक 2 मिनट पहले नासा मसीहा के क्रू को उनके परिवार से आखिरी बार बात करने का मौका देता है। अफसोस, मोनेश की पत्नी ट्रैफिक में फंस जाती है और समय पर नहीं पहुंच पाती। कैप्टन टैनर के बेटे भी ड्यूटी पर है और संपर्क में नहीं आते, इसलिए टैनर अपनी मर चुकी पत्नी याद करके कहता है जल्दी मिलेंगे। तभी मोनेश की पत्नी अपने बच्चों के साथ पहुंच जाती है और मोनेश को आखिरी बार अपनी फैमिली से बात करने का मौका मिल जाता है। मसीहा कॉमेट के अंदर के गहरे दरार में घुस जाता है और एन समय पर वॉरहेड्स विस्फोट करके पूरा कॉमेट करोड़ों टुकड़ों में टूटकर नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर लियो और सारा एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। वो ऊपर आसमान में टूटते कॉमेट के टुकड़ों को देखते हैं। कुछ दिन बाद जब समुद्र का पानी पीछे हट जाता है, प्रेसिडेंट बैक एक भाषण देता है। वे दुनिया भर में खोई हुई जिंदगियों को याद करता है और लोगों से कहता है चलो अब मिलकर नई दुनिया बनाए। इसके साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। इसी तरह एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें।